भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। विधानसभा के चुनाव समाप्त होते ही भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई थी और लगातार हमारी बैठकें हो रही है और अब विधानसभा के सम्मेलन पार्टी ने प्रारंभ कर दिए हैं। हमारे 11 के 11 प्रत्याशी घोषित हो गए हैं। निश्चित रूप से हम पूरी तरह से मजबूती से चुनाव के मैदान में हैं। आज कांग्रेस पार्टी के जो हालात हैं वो प्रत्याशी तय नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की टिकट पर कोई चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है। जनता का मूड देखकर एक साल में न्यारी न्याय के माध्यम से 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष परिवार की एक महिला को देने की घोषणा की है। कांग्रेस की सरकार बनेगी तो कांग्रेस ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, राहुल गांधी जी ने 1 लाख की गारंटी की बात कही है। मैं समझता हूँ आज सबसे ज्यादा अगर पीड़ित इस देश से और दुनिया में कोई है तो हमारी घर की महिला बहनें हैं। न्यूनतम आय एक परिवार की 7-8 हजार रुपया है और खर्चा 15-20 हजार है, और उस 15-20 हजार में कैसे वो अपने फिक्स डिपॉजिट को तुड़ाकर, ब्याज में पैसा लेकर, उधारी पैसा लेकर अपनी इनकम को तोड़कर वो घर चलाती है, वो उसको मालूम है। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है चुनावी शंखनाद पर। जी हां, छत्तीसगढ़ के साथ पूरे देश में चुनावी शंखनाद हो गया है। आम चुनाव की घोषणा हो गई है, तारीखें पता चल चुकी है। 7 चरण में देश में चुनाव होगा और छत्तीसगढ़ में चुनाव 3 चरणों में होने जा रहा है। ऐसे में इस चुनाव को लेकर क्या सोचती हैं राजनीतिक पार्टियां, किस तरीके के छत्तीसगढ़ में जो राजनीतिक बिसात है वो बिछी हुई है, इन्हीं सब मुद्दों पर आज हम बात करेंगे। मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए निशिकांत पांडे जी, बहुत स्वागत है आपका। अनुभव शुक्ला कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत करेंगे आपका। और राजनीतिक विश्लेषक के रूप में हमारे साथ विचार साझा करेंगे मुरारी मिश्रा जी, बहुत स्वागत करते हैं आपका। तो तीनों मेहमान हमारे साथ है। उसके पहले आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ में 3 चरण में चुनाव होने हैं और उसकी तिथियां हैं 19 अप्रैल, 26 अप्रैल और 7 जून। इस तरीके से 3 तिथियों में चुनाव होगा। बस्तर नक्सल प्रभावित क्षेत्र, इसलिए एक चरण, पहला चरण में वहां चुनाव होगा। दूसरे चरण में वो क्षेत्र जहां पर आंशिक रूप से नक्सल की दखल मानी जाती है उन क्षेत्रों में चुनाव होगा। और तीसरा चरण सामान्य क्षेत्र है जहां पर चुनाव होगा, जिसमें रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर जैसी सीटें भी शामिल हैं। तो इस तरीके से चुनाव होंगे, उसकी तिथियां घोषित हो चुकी है। चुनाव आयोग तैयारियों के साथ जुट गया है। अब राजनीतिक दलों को भी जुटना होगा। तो तैयारियां पूरी हैं। अब देखते हैं क्या कुछ पार्टियों की तैयारी है। पहले रुख कर लेते हैं बीजेपी की ओर। डबल इंजन का मुकाबला न्याय की मांग को लेकर बढ़ रही कांग्रेस के साथ। निशिकांत जी, क्या दावा करेंगे? 11 सीटें हैं, 11 की 11 सीटें क्या जिताने के लिए तैयार है बीजेपी? सर्वप्रथम तो लोकतंत्र के ये महापर्व का जो बिगुल बजा है उसके लिए प्रदेश की जनता और देश की जनता से आह्वान करता हूं कि आइए इस लोकतंत्र के महापर्व में अपने मताधिकार का उपयोग करते हुए इस पवित्र यज्ञ में आहुति दें। रही बात भारतीय जनता पार्टी की तैयारी की, देखिए मोहन जी, 11 योद्धा हमारे मैदान में आज से 1 महीने पहले से हैं और बूथ स्तर तक की तैयारी हमने कर ली है। सभी जगह 11 लोकसभा के कार्यालय खुल चुके हैं, जनसंपर्क अभियान चल रहा है। और देखिए ये चुनाव जो है महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि 10 वर्षों की हमारे कार्यकाल की एक योजना है, जो जनहितैषी योजनाएं हमने प्रदेश और देश की जनताओं को दी है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। उन योजनाओं के हितग्राही जो हैं लगभग 65 करोड़ हैं, जिसमें जल जीवन मिशन से लेके शौचालय से लेके सिलेंडर से लेके पीएम आवास से लेके ऐसे कितनी योजनाएं हैं, जो आयुष्मान भारत के माध्यम से स्वास्थ्य योजना जो दी जा रही है। तो बहुत सारी योजनाएं, साथ ही साथ सशक्त नेतृत्व के साथ विश्व में भारत का परचम लहरा रहा है, वो एक अलग विषय है। तो भारतीय जनता पार्टी पूरे 543 सीटों में 400 पार का आंकड़ा लेके चल रही है और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इस संकल्प को लेके सिद्धि तक जाने वाला है। और इसमें कोई शंका और वो बात नहीं है, क्योंकि हमने ऐसा सरकार चलाया, न भूतो न भविष्यति ऐसी सरकारें चली। क्यों?
भ्रष्टाचार से जितनी भी जनता प्रताड़ित थी उस पर हमने लगाम लगाने का काम किया, जीरो टॉलरेंट की नीति पे काम किया। देश को आगे बढ़ाने के लिए 11,11,111 करोड़ रुपया इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट किया, चाहे रेलवे हो, चाहे हाईवे हो, चाहे एयरवे हो, सभी को बढ़ाने का काम किया। एम्स का निर्माण लगभग 14 एम्स नए निर्माण हमारे कालखंड में हुए। तो ये सारी चीजें प्रदेश की जनता और देश की जनता देख रही है और मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी इस लक्ष्य को 100% अक्षरशः पार करे। ठीक है, तो बीजेपी तैयार है, लाभार्थियों का एक बड़ा वोट बैंक सा बन गया है जिसके दम पर बीजेपी दावा करती है जीत का, और इस बार वही कुछ होता हुआ छत्तीसगढ़ में बीजेपी के साइड से दिखाई दे रहा है। अनुभव शुक्ला जी की ओर चलते हैं। अनुभव जी, पिछली सरकार आप लोगों की थी, लेकिन अब परिस्थितियां दूसरी है, डबल इंजन है, डबल इंजन का मुकाबला कैसे करेगी कांग्रेस, क्या सोचा है, पार्टी के पास क्या रणनीति है? सबसे पहले मोहन जी, आपको आपके सभी सामान्य दर्शकों को मेरा प्रणाम, निशिकांत जी को और मुरारी कृष्ण जी को भी सादर प्रणाम। मैं अभी सुन रहा था निशिकांत पांडे जी की बात, तो मैं बोलूंगा कि क्या बखूबी झूठ बोलते हैं। अभी इनके झूठ का मैं पर्दाफाश करता हूँ, एक एक करके उनके सवालों का जवाब देता हूँ, फिर आपकी बात पे भी आता हूँ। सबसे पहले इन्होंने कहा कि न भूतो न भविष्य, तो मैं इनको याद दिलाना चाहूंगा ये बात कही थी रावण ने। तो आप रावण के से अगर वो इत्तेफाक रखते हैं तो मैं आपकी इस बात से जरूर इत्तेफाक रखता हूं, हम प्रभु राम से रखते हैं। और बाकी जहां तक चुनाव की तैयारी की बात करेंगे तो मैं ये बताना चाहूंगा, आप सभी जानते हैं कि आज चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारे मुद्दों की चर्चा करी है। एक उदाहरण देता हूं मोहन जी, उसमें स्टार कैंपेनर्स के लिए भी गाइडलाइन तैयार करी गई है और स्टार कैंपेनर्स पे भी नजर रखी जाएगी, जिसके बारे में चुनाव निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष ने ये बात कही कि झूठ के बाजार में रौनक है। इससे सिद्ध होता है कि भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से झूठ बोलती है, झूठ के बाजार में रौनक है। अभी ये जो बात भ्रष्टाचार की कर रहे थे, मैं उनको बताना चाहूंगा कि ये चुनाव आयोग ने कहा है कि 11 विधानसभा चुनाव में लगभग 3400 करोड़ रुपए इन्होंने पकड़े हैं। और अभी 2 दिन पहले स्टेट बैंक और सुप्रीम कोर्ट के जो नतीजे आए इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर, वो सबने देखा है किस प्रकार से भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी ने ईडीआईटी का, सीबीआई का सहारा लेके किया है, किस प्रकार से उन्होंने इस देश में करप्शन को लीगलाइज कर दिया है। तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि इनको भ्रष्टाचार में आप कुछ कहने का नैतिक अधिकार है। ये तो स्कैम चला रहे हैं, ये तो पूरी वसूली की गैंग चला रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था आज से 80 साल पहले कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते तुम मुझे चंदा दो, मैं तुम्हें धंधा दूंगा। कहा की बात करते चुनाव जीतने की, मुझे 2004 का अंडर करंट अब नजर आता हुआ दिख रहा है, उससे साझा करता हूं कैसे। पंजाब हरियाणा में इनको वोट मिलने नहीं वाला है, किसान उनसे नाराज है। नॉर्थ ईस्ट में, आसाम में आपने CAA लागू किया है, जनता वहां नाराज है। NRC से पहले ही मणिपुर जल रहा है। दक्षिण में आपको वोट मिलता नहीं है। और बची बात अगर अपने मध्य बेल्ट की, तो अगर अग्निवीर में आपको योजना को देख लेंगे, रेलवे में किस प्रकार से 5 साल में भर्ती नहीं आई है, ट्रेड यूनियन इनसे नाराज है कि प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, रेलवे सब बेच रहे हैं ये। अशोक लवासा की अगर आप उदाहरण लेना चाहे, चुनाव आयोग की अगर उसकी बात करेंगे, तो अशोक लवासा को किस प्रकार से निकाल दिया था इन्होंने, क्योंकि वो एकमात्र ऐसे चुनाव के आयुक्त थे जिन्होंने नरेंद्र मोदी जी को क्लीन चिट देने से इनकार किया था मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में। इस बार भी एक चुनाव आयोग के आयुक्त रिजाइन करते चुनाव से पहले 1 साल से वो तैयारी करा रहे थे, सारे मॉक पोलिंग करा रहे थे, पूरी ट्रेनिंग चल रही थी देश में, और उनको रिजाइन करना पड़ता है। तो अगर ये ईवीएम को सेट कर रहे हैं, तब तो ये जो बोल रहे हैं 400 पार और ये वो, तब तो इसमें कोई बात है। अगर इसमें ये जमीन पे लड़ाई लड़ते हैं तो जनता के अंडर करंट है, आक्रोश है। छत्तीसगढ़ की भी बात करता हूं मैं आपसे, आदिवासी इनसे नाराज है। हसदेव के जंगल जब से हमारी सरकार गई है लगातार कट रहे हैं, मातारियों को ये न्याय नहीं दे पा रहे हैं। मैं मोहन जी आप ही से पूछता हूँ, आपके घर में जो मातारी है क्या उनको पैसा आया? निशिकांत पांडे जी से पूछता हूँ, क्या उनके घर में महिलाओं को पैसा मिला? जवाब देंगे इसका, ठीक है, चलिए मैं भी पूरी बात कर लेंगे जल्दी। साधराम यादव जी बिरहनपुर, ये जो बात करते हैं सनातन धर्म की, साधराम यादव की गौ सेवक को ये न्याय नहीं दिला पा रहे। इस प्रकार से चाकूबाजी हो रही है, महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है। 2 साल में 2 लाख भर्तियां इन्होंने छत्तीसगढ़ में करने की बात करी है। कहाँ है ये वादे? 500 सिलेंडर कहाँ है ये वादे? ये सब जनता देख रही है मोहन जी, और जनता अपना मन बना चुकी है। और 2004 के नतीजे बिल्कुल दोहराने वाले इस देश में, और इस बार अंडर करंट सफल होगा। भारतीय जनता पार्टी परिणाम आएंगे, जड़ से उखाड़ के फेंका जाए। ठीक है, आऊंगा मैं पांडे जी आपके पास, लेकिन एक टिप्पणी अब समझ लेते हैं। छत्तीसगढ़ का राजनीतिक सिनेरियो किधर जा रहा है, किस तरीके के मुद्दों की जो बनावट है यहाँ पर दिखाई देती है। मुरारी जी क्या देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में? आप इस पूरे चुनाव की तिथि घोषित होने के बाद एक मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच ही रहेगा, कुछ और फैक्टर भी यहाँ काम करेंगे, क्या आकलन है आपका? मोहन जी, सभी आपके दर्शकों को मेरा सादर राम राम, जय छत्तीसगढ़। ऐसा है मोहन भाई,
कांग्रेस को तो सबसे पहले बहुत बड़े सदमे से उभरने की जरूरत है। ये कभी नहीं सोचे थे, भले जनता समझती थी या हम लोग जानते थे कि क्या होने वाला है विधानसभा में। विधानसभा चुनाव इनके अपेक्षाओं के अनुरूप इतना बुरा गया इनका रिजल्ट, क्या कांग्रेस उस सदमे से उभर पाई है? और अगर सदमे से उभर पाई होती तो निश्चित रूप से इनके प्रत्याशी की घोषणा पहले हो जानी थी। जो आज तक ये प्रत्याशी की घोषणा नहीं कर पाए, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी आगे निकल गई। कुल मिलाकर अगर आपके प्रश्नों का मैं उत्तर देता हूं तो मेरे को तो यह लगता है कि सीधा कांग्रेस और भाजपा के बीच ही लड़ाई होगी। 26 आपका 3 फेज में जो इलेक्शन है 19 अप्रैल, 26 अप्रैल और 7 मई को, इसमें कहीं कोई तीसरी पार्टी का कहीं कोई रोल नहीं है। लेकिन आप जब से छत्तीसगढ़ बना है मोहन भाई, तब से आप रिजल्ट देखिए, भारतीय जनता पार्टी 11 में 10 सीट जीतती है या 9 सीट जीतती है या 10 सीट जीतती है। और अभी 2019 में भारतीय जनता पार्टी 9 सीट जीती और कांग्रेस पार्टी 2 सीट जीती, जिसमें आपके कांकेर की सीट थी और एक आपकी कोरबा की एक सीट थी। अब इनकी चर्चाओं को अगर मोहन भाई आप सुनेंगे तो मेरे को ये लगता है कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अपने मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है, अपने 10 साल के काम के विकास के डेवलपमेंट पे लड़ रही है, और सिर्फ डेवलपमेंट पे नहीं, इनका एक भारतीय जनता पार्टी का एक जो आधार है चुनाव लड़ने का, वो विकास और हिंदुत्व है और देश की रक्षा है। वहीं पे कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से नेतृत्व विहीन है। इनके पास चेहरे नहीं है कि किस चेहरे पे ये वोट मांगे। इनके पास न छत्तीसगढ़ में से कोई मुद्दे हैं, न कोई देश में ऐसे मुद्दे हैं। और उसके बाद अब आप देखिए, जहां पे उत्तर प्रदेश जो 80 सीट है, वहां पे मात्र 17 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं। जिस 80 लोकसभा में उत्तर प्रदेश में पूरी की पूरी सीटें एक जमाने में कांग्रेस पार्टी चुनाव जीती थी, वहां पे इन्होंने पूरी तरह से हथियार डाल दिया और वहां पे मात्र 17 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं। और मोहन जी, एक बात आपको मैं बता रहा हूं कि राहुल गांधी जी जहां जहां अभी अपने भारत की न्याय यात्रा में गए, आप देखिए, आप जब वो मणिपुर में थे तो मुरली दौड़ा जी पार्टी छोड़ दिए, मुंबई जब पहुंचे तो आदिवासी ने लेकिन ये वादा खिलाफी को जो मुद्दा बनाने की बात कह रही है, घोटाले को मुद्दा बनाने की बात जो कांग्रेस कह रही है, इसका कुछ तो फायदा मिलेगा। विपक्ष में रहने का भी एक फायदा होता है कि सरकार से नाराजगी वाला वर्ग पैदा होता है। कौन से घोटाले की बात कर रही कांग्रेस? ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड की बात हो रही है, कई तरह के घोटाले की बात हो रही है, इसका क्या असर होगा? देखिए, आरोप लगाने पे जनता विश्वास नहीं करती। मोहन जी, आपको एक बात बता रहा हूं, मैं एक विश्लेषक होने के नाते एक आम नागरिक हूं, मैं गांव में निवास करता हूं। भारतीय जनता पार्टी जब कांग्रेस के 10 साल के घोटालों पे आरोप लगाई, चाहे कॉमनवेल्थ हो, चाहे 2G हो, चाहे कोयला घोटाला हो, उसको सुप्रीम कोर्ट तक लेके गई और वहां से उन लोगों ने प्रमाणित किया। कांग्रेस पार्टी को यह चाहिए था कि मोदी के घोटालों के खिलाफ ये कोर्ट में जाते। जहां तक इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड की बात है, अगर भारतीय जनता पार्टी को लगभग 6000 करोड़ आपके चंदे मिले, जहां तक मेरे को पता है, तो भारतीय जनता पार्टी के 303 सांसद हैं, उसके अलावा 16-17 राज्यों में उसकी सरकार है। आएंगे। हाँ, हम ये जानना चाह रहे थे, जनता एक्सेप्ट करती है क्या इस तरीके के मुद्दों को? तो एक बार और आएंगे, पहले पांडे जी को जवाब देना चाहते हैं। पांडे जी, छत्तीसगढ़ में जो चुनाव दिख रहा है वो ये कि भाई आपने जो वादे किए थे और सरकार बनी, वो क्या पूरे हो गए हैं? वो पूरे नहीं हुई हैं, ये कह रही है कांग्रेस। दूसरी बात ये कह रही है कि केंद्र के स्तर पे जो काम होने चाहिए थे उसमें कई होल है और उस होल से जो चीजें निकल रही है वो आप लोगों को नुकसान पहुंचाएगी। इन दोनों बातों का क्या जवाब है जिससे कि आप लोग ये दावा करते हैं कि 11 की 11 सीटें जीतेंगे? देखिए, आज तो जो आपने डिबेट रखा था वो लोकतंत्र के चुनाव के पर्व पे रखा था। मैं कोई मतलब क्रिया प्रतिक्रिया देने के मूड में नहीं था, लेकिन जब हमारे अनुभव जी ने बात उठाई है तो देखिए, चुनाव लड़ने कौन जा रहा है? देश की जनता लड़ने जा रही है। एक तरफ मुगलिया सल्तनत के पैरोकार हैं जो सनातन संस्कृति को मूलतः नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, कहते हैं कि हमारा संकल्प हम उसको नष्ट करेंगे। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी हैं जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते हैं। दूसरी बात, हमारे मित्र ने कहा ईवीएम, तो मैं मोहन जी आपके माध्यम से बड़ा गंभीर बात कह रहा हूं। अगर ईवीएम में आपको दोष दिखता है तो जाओ कर्नाटक, हिमाचल, बंगाल, दिल्ली,
पंजाब और जितने सरकारें बनी है इस ईवीएम से, उसको छोड़ो और यहां देश का जो चुनाव हो रहा है उसमें पर्ची मत डालना, अपने कैंडिडेट मत खड़ा करना। चुनाव आयोग मजबूर होके फिर से बैलेट पेपर पे जाएगा, लेकिन नहीं, गुलगुला भी खाना है और उससे डर भी लगता है। ऐसा नहीं है, ईवीएम ठीक है। एक्चुअली क्या है, 6 दशक से जो सरकारें चलाई जा रही थी, कैसे चलाई जा रही थी आप सोचिए मोहन जी। 21वीं सदी में अगर भारत को शौचालय बनाना पड़ रहा है, अनुभव जी दूंगा समय, उन महिलाओं को सम्मान देने के लिए आप सोचिए कितनी मतलब डिफिकल्टी टास्क होगा उस समय जब शौचालय नहीं था। जल जीवन मिशन के माध्यम से आज हम जल पहुंचा रहे हैं। क्या ये केंद्र सरकार की योजना नहीं हो सकती थी? क्या हम 19वीं शताब्दी में नहीं कर सकते थे? आज 21वीं शताब्दी में हमको करना पड़ा, उसका कारण क्या है? कांग्रेस पार्टी ने किया। पीएम आवास की बात करता हूं, यही कांग्रेस की सरकार थी प्रदेश में। प्रदेश का मुखिया क्या कहा मोहन जी, ये बड़ा गंभीर बात कह रहा हूं मैं, कि प्रदेश का मुखिया कहता है चूंकि पीएम आवास नाम है इसलिए प्रधानमंत्री पैसा दे, और उसी आवास के नाम पे उसके सेकंड नंबर का मंत्री इस्तीफा देता है। ये है चाल चरित्र और चेहरा। भ्रष्टाचार की बात हमारे मित्र कर रहे थे। 351 करोड़ रुपया काला धन राज्यसभा मामूली राज्यसभा सांसद के यहाँ, कैसे? और उसके दूसरे दिन का न्यूज तो और बहुत बढ़िया है मोहन जी। की बात करिए, छत्तीसगढ़ में ये सब क्या चलेगा क्या? मैं बता रहा हूँ, 10 सेकंड और लूंगा। उसके दूसरे दिन का न्यूज बहुत महत्वपूर्ण है मोहन जी, कि देश से राष्ट्रीय कांग्रेस ने चंदा मांगा कि हमको चुनाव लड़ने के लिए चंदा दो। इसका मतलब होता है 10 जनपद का पैसा था। अब आता हूँ छत्तीसगढ़ पे। छत्तीसगढ़ में 11 की 11 सीटें हम जीतने जा रहे हैं। उसका कारण क्या वजह क्या है? मोदी जी की गारंटी। जो ये योजनाएं हम बता रहे हैं ना, धरातल पे उतरी हैं, लोगों के चेहरे पे मुस्कान आई है, भरोसा आया है। एक समय देखिए 2004 में जब ये शाइनिंग इंडिया की बात कर रहे हैं ना, हम शाइनिंग इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं, हम सशक्त भारत की बात कर रहे हैं। और सशक्त भारत की आवाज पूरे विश्व ने सुना है, देखा है। और ये 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था जब हम बने ना, इसमें महिलाओं का भी शक्ति है, इसमें युवाओं का भी शक्ति है। ऐसे नहीं सशक्त भारत 5वीं अर्थव्यवस्था बना है। इसके पीछे 45 करोड़ जनधन योजना खोला गया, उसमें डीबीटी के नाम से ट्रांसफर किया गया, पीएम किसान सम्मान निधि दिया गया। ऐसा कोई वर्ग नहीं है जिसके साथ। शुक्ला जी, आप लोगों पर भी आरोप कम नहीं है। एक तरफ जब उंगलियां आप बीजेपी पर उठाते हैं तो बीजेपी की ओर से भी कई उंगलियां उठकर आपको निशाने पर रखती हैं, और वही सब जो है जनता देखती है तो फैसला कुछ अलग अलग करती हुई दिखाई देती है। कांग्रेस इन सब से कैसे बचाव करेगी? अभी आपको टिकट भी घोषित करना है, टिकट में देरी से लेकर मुद्दा बनते जा रहा है, मुद्दों को उठाकर डिलीवर करने तक का। जो आप टिकट की बात कर रहे हैं मोहन जी, उस पर तो मैं सिर्फ 2 पंक्तियों में आपका जवाब देता हूं। चंपा के सारे फूल, चमेली की एक कली, मूर्ख की सारी रात, चतुर की एक घड़ी। एक बात। दूसरी बात, अभी निशिकांत पांडे जी कह रहे थे, उनके बातों का मैं जवाब देता हूं। सीधा सवाल पूछता हूं आपसे, आप डबल इंजन की सरकार 10 साल से मध्य प्रदेश में चला रहे हैं। आपने वादा किया था 2022 तक किसानों की आय दुगनी होगी, मध्य प्रदेश में हो गई क्या? 2022 तक प्रत्येक नागरिक को एक घर आवास मिलेगा, हो गया क्या? 100 दिन में मध्य प्रदेश में महंगाई कम हुई क्या? 35 रुपए लीटर में वहां पेट्रोल डीजल मिलता है क्या? बता दीजिए, इन सवालों का जवाब दे दीजिए। जो योजनाओं का आप नाम ले रहे हैं, मैं उस पर भी आपको बताना चाहता हूँ कि स्वच्छ भारत मिशन का पहले नाम निर्मल भारत अभियान था, आवास योजना का नाम। पांडे जी, डबल इंजन केवल नाम का है, कोई डबल इंजन का फायदा जनता को नहीं मिल रहा है, ये सवाल है। मेरी पूरी बात जो महंगाई की बात कर रहे हैं अनुभव जी, जो महंगाई की बात कर रहे हैं, चलिए अनुभव जी की बात करते हैं, मैं सवाल ले लूंगा। अनुभव जी जल्दी अपनी बात कर दीजिए। मेरी बात पूरी। और जहां तक भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, तो 2 अप्रैल 2022 को फ्यूचर में 409 करोड़ की संपत्ति की अटैच करती है। 7 अप्रैल को 100 करोड़ के वो बॉन्ड खरीदते हैं। मेगा इंजीनियरिंग की तारीफ संसद में खड़े होके नितिन गडकरी जी करते हैं। 14,000 करोड़ का उनको काम देते हैं, 1400 करोड़ का उनसे बॉन्ड देते हैं। नवयोग इंजीनियरिंग, टॉरेंट पावर, पाकिस्तान की कंपनी से आपने पैसा लिया है, चंदा लिया है, सब अजीत डोभाल के लड़के उसमें साथ देते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए राष्ट्रवाद की बात करते हैं। आपने लीगलाइज कर दिया चैनलों से। ठीक है, आप जवाब ले लीजिए। जवाब पांडे जी। एक अनुभव जी आपने कहा महंगाई की बात, 2004 से 14 के बीच में डबल डिजिट में महंगाई दर चल रही थी। अभी 5.2 5.1 चल रहा है तो आपको महंगाई दिखती है। दूसरा महत्वपूर्ण से आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान की कंपनी इस देश में 10% से ज्यादा यूपीए के दौरान था, ये भी याद रखिए। साहब रुक जाओ ना, देखो मैं आपके बीच में तो बोला एक ना पिक्चर क्लियर करो आप। अगर आप चुनाव लड़ने जा रहे हो, इतना महत्वपूर्ण चुनाव है, तो क्या आपका कैंडिडेट भी घोषित नहीं होगा?
5 नहीं, वो बोल रहे हैं, सीटें अभी तो समय नहीं, है, नहीं, कोई नामांकन समय नहीं के टाइम है है। अभी। चुनाव का घोषणा हो गया, कैंडिडेट का घोषणा नहीं हो रहा। इसके पीछे का रीजन आप समझो। तो कोई बीजेपी भी ने कहां पूरी घोषणा कर दी? 11 घोषणा हो गई हमारे प्रदेश बाकी की। जगहों पे तो बाकी नहीं, है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपके पास कैंडिडेट भी नहीं मिल रहे हैं तो किस कारण से आप इतना बड़ा दम भर रहे हो? आपके जो कैंडिडेट आपने उतारे वो भी दिल्ली जाके अपना टिकट वापस करने की कोशिश कर रहे हैं। आप बात समझिए अनुभव जी। देखिए, बात है भाजपा में। और रही बात आपने जो बातें गिनाई भ्रष्टाचार की, मैं जो पूछ रहा हूं कि ये लालू यादव सजाए याफ्ता भ्रष्टाचारी है, उसके गोद में कांग्रेस पार्टी बैठी है क्यों? ये राहुल गांधी और सोनिया गांधी नेशनल हेराल्ड पे बेल पे है, उसका जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी क्यों? चिदम्बरम क्यों है? छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल और कितने लोग पूरा सिंडिकेट चला के प्रदेश के कितने, मतलब शराब में 2161 करोड़ रुपया, राशन में 5000 करोड़ रुपया बॉन्ड से सिद्ध हो गया। ईडीआईटी सीबीआई का गलत इस्तेमाल करते हैं, जो गलत इस्तेमाल हुआ तो नगद भी मिल जाएगा वहां से। 351 करोड़ रुपए जो आपके राज्यसभा सांसद के यहाँ मिला वो ईडी ने प्लांट किया था। अनुभव जी, इस हिसाब से आप ये बात कर रहे हैं। सवाल का जवाब दीजिए कि आपने किस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड लिए, काम के बदले में लिए हैं। जो राज्यसभा के सांसद के यहाँ मिला वो ईडी ने प्लांट किया था क्या? हमारे नेता ये आपका कहना है? वो अगर देखिए, पार्टी ज्वाइन कर लेंगे तो अगले दिन वो पैरोल में बाहर आ जाएंगे, उनको चुनाव मिलेगा, उनको पैसा कमाने मिलेगा। भ्रष्टाचारी आप है, भ्रष्टाचारी आपकी पार्टी है, भ्रष्टाचारी आपके प्रधानमंत्री है, जो प्रधानमंत्री कार्यालय से, प्रधानमंत्री आवास से भ्रष्टाचार मुद्दों पे आएंगे। पहले हम मुरारी जी के पास चलते हैं। मुरारी जी, चलिए, इन सब लड़ाइयों से अलग हटके छत्तीसगढ़ की जनता की अगर हम बात करें तो सीटों में क्या जनता चाहती है, क्या वो देख रही है, क्या वो राज्य सरकार को देख रही है, क्या वो राज्य सरकार की उम्मीदों को देख रही है, मंत्री हमारे यहाँ बना कि नहीं बना ये देख रही है, कि उसका विजन केवल देश है और देश को देखकर ही छत्तीसगढ़ वोट करेगा? इस बारे में बताइए। मोहन जी, सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं ये बोलूंगा कि 2019 का आप लोकसभा चुनाव याद करिए। आप ठीक 4 महीना पहले विधानसभा चुनाव होते हैं और 67 सीट पाकर कांग्रेस सरकार बनाती है, और उसके 4 महीने बाद लोकसभा चुनाव होते हैं और भारतीय जनता पार्टी को 9 लोकसभा के चुनाव में लीड मिलती है। यहां तक जिस लोकसभा के पाटन विधानसभा से भूपेश बघेल जी विधायक और मुख्यमंत्री हैं, वहां से भी 35-40 हजार वोटों से बीजेपी को लीड मिलती है। अब इसके बाद ये कांग्रेस पार्टी को समझना चाहिए कि ऐसे क्या कारण है कि आप सत्ता में आ गए राज्य में और 67 सीट भी आ गए, उसके बाद अपने जिस दुर्ग लोकसभा से रविंद्र चौबे जी मंत्री, ताम्रध्वज साहू जी गृह मंत्री और खुद मुख्यमंत्री, वहां से 3.5 लाख वोट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विजय बघेल जी चुनाव जीत के जाते हैं, उसके बाद भी आत्ममंथन नहीं करते। और आप आज अब 2024 में जब राम मंदिर बन गया, जब छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः स्थापित हो गई, भूपेश बघेल की बड़ी राजनीतिक हार हो गई, कांग्रेस पार्टी बुरे सदमे में चल दी, कांग्रेस के अंदर इतनी लड़ाई हो गई, कांग्रेस के कई नेता आपके शराब घोटाला, कोयला घोटाला, कई अधिकारी कई प्रकार के घोटाले में जेल में है, कांग्रेस पूरी तो तरह क्या से छत्तीसगढ़ की तासीर है वो देश को वोट दे के मामले में वोट करती है, प्रदेश को इग्नोर करती है, ये कहना चाहते हैं आप? बिल्कुल 100%। आप ईमानदारी से देखिए, 2019 का ये प्रमाण उदाहरण आपके सामने मौजूद है कि ठीक 4 महीना पहले विधानसभा में 67 सीट लगभग, उसको अगर आप लोकसभा में कन्वर्ट करते हैं तो पूरे 11 के 11 लोकसभा कांग्रेस जीतती है। लेकिन जब 4 महीने बाद चुनाव होता है तो भूपेश बघेल जी अपना विधानसभा नहीं बचा पाते और कांग्रेस पार्टी चलिए ये ट्रेंड हो सकता है, पर वो ट्रेंड हमेशा चले ऐसा माना भी नहीं जा सकता जी कि इनके पास 11 के 11 सीट में लड़ने की ठीक से प्लानिंग भी नहीं है। भूपेश बघेल जी को रायपुर लड़ना था, जो रायपुर वो नहीं लड़े। 2009 में मात्र 57,000 वोट से हारे थे, उनको रायपुर लड़ना था। अगर वो रायपुर लड़ते तो इससे पूरे प्रदेश में कांग्रेस को ताकत मिलती, 11 सीट पे संदेश जाता। लेकिन इनके प्रदेश का मुखिया जो 5 साल मुख्यमंत्री था, वही पलायन कर गए डर के मारे। तो फिर जनता इन बातों को समझती है और लोकसभा में सीधा
अलग वोट पे, अलग पैटर्न पे जनता छत्तीसगढ़ की चलिए, ठीक। वोट डालती है। ये 4 चुनाव उदाहरण है। चलिए, समय कम है, अब एक बार दावे सुन लेते हैं दोनों पार्टियों के, क्योंकि आखिरी चरण में हम हैं डिबेट के। तो पहले चलते हैं बीजेपी के पास। निशिकांत जी, कारण और जीत का दावा। कारण देखिए, एक समय था जब कांग्रेस पार्टी ने देश की जनता पे आपातकाल लगाया था। आज का ये कालखंड है कि देश की जनता ने कांग्रेस पार्टी पे आपातकाल लगाया है। दूसरा महत्वपूर्ण कारण बताता हूं, जिस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व अपना परंपरागत सीट छोड़ के राज्यसभा के माध्यम से वहां पहुंचना की कोशिश करता है और अमेठी छोड़ के वायनाड से चुनाव लड़ता है। 3 बार वायनाड की जनता ने राहुल गांधी को आशीर्वाद दिया, 1 बार हराया, तो परिवार का कोई भी सदस्य वहां से लड़ने को तैयार नहीं है और ये कहते हैं कि हम चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में नेतृत्व करता नहीं है, नेता नहीं है, का झंडा उठाने के लिए कार्यकर्ता नहीं है। और दूसरा महत्वपूर्ण विषय तो यह है कि पूरे देश में 543 की सीटों पे 150 सीट पे कांग्रेस पार्टी चुनाव तो लड़ नहीं रही है। ये फतह करेंगे देश को। आप पे भरोसा करना देश की जनता ने छोड़ दिया है। आपके जो तुष्टीकरण की नीति थी उसको देश की जनता ने नकार दिया है और देश आगे बढ़ गया है। 125 करोड़ देश आगे बढ़ के सशक्त भारत की कल्पना को साकार करने के लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को और सशक्त बनाने के लिए तत्पर है। अनुभव जी, दावे और कारण। सबसे पहले तो मैं ये बताता हूं आपको कि ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार 10 साल से चली है, इन्होंने जो वादे किए, जो पूरे वादा खिलाफी की है, उसको हम लेके जनता के सामने है। उसके अलावा हमने अपने घोषणा पत्र जो दिए हैं, हमने किसान न्याय की बात की है, चाहे उसमें एमएसपी के लिए कानून लाने की बात हो, युवा न्याय की बात करिए, 30 लाख नौकरियों की बात हो, चाहे महिला न्याय की बात की 1 लाख कनेक्ट को दिया जाएगा। ऐसे तमाम जो हमने न्याय के वादे किए हैं जनता के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। उसके अलावा इन्होंने जिस प्रकार का भ्रष्टाचार किया, चाहे डीमोनेटाइजेशन का हो, चाहे इलेक्टोरल बॉन्ड का हो, चाहे तमाम इनके जो भ्रष्टाचार है, जो इनकी जनता देख रही है। जहां तक पार्टी छोड़ने की ये बात कर रहे हैं तो इनके भी पूर्व मुख्यमंत्री तमाम लोग इनकी पार्टी छोड़ रहे हैं। इनके मुद्दों पे कि मणिपुर जल रहा है, लिंगायत समुदाय के साथ अन्याय कर रहे हैं, ऐसे तमाम नेता इनकी पार्टी छोड़ रहे हैं। ये सारी चीजें जनता देख रही है। ये सारी चीजें लेकर हम जनता के सामने जाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि 2003-4 में जो हुआ था इंडिया शाइनिंग के साथ, वो इस बार नरेंद्र मोदी के साथ होगा। चलिए, फैसला जनता को करने दीजिए। दोनों ओर से दावे हैं और अनुभव जी का तर्क भी अपनी जगह जायज है कि वो एक लाइन लेकर भी चल रहे हैं, तो हो सकता है कि उस पर अगर जनता विश्वास करे तो उनकी भी जीत हो सकती है। दोनों ओर से दावे हमने दिखा दिए। चुनावी शंखनाद हो चुका है। समय समय पर और ऐसी चर्चाएं हम करते रहेंगे जिसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जनता के मुद्दे कहाँ हैं, जनता के मुद्दों पर क्या रिएक्शन आता है और पार्टियों की राजनीतिक रणनीतियां क्या क्या है। फिलहाल ये समय है विदा लेने का। तो हमारे साथ अनुभव शुक्ला जी जुड़े, उनका बहुत धन्यवाद। निशिकांत पांडे जी ने समय दिया, बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषण लेकर पहुंचे मुरारी मिश्रा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद करते हुए आज की ये चर्चा ही खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहिए TV 24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।